दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर, जहां पर हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस करा रहे हैं। आइए यहां पर हम क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना टाइम टेबल और शेड्यूल देख लेते हैं, क्या क्या क्लासेस हैं और कब कब क्लासेस हो रही हैं। ये हमारा क्या है, फ्री टारगेट बैच है। इसका उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का टाइम टेबल टाइम टू टाइम मिल सके। यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं अपना, देखते हैं टाइम टेबल क्या है। ये हमारी सुबह 10 बजे क्लास होती है, ये साइंस की क्लास होती है। ठीक है, सुबह 11 बजे क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास है ये। और शाम को 4 बजे PM में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये हमारी शाम को क्लास होती है, इसे हम EDU फर्स्ट कहते हैं। और शाम को 5 बजे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये क्या है, EDU 2 है। ये मेरी क्लास है, आप जो देखते हैं। अगली क्लास है हमारी शाम को 6 बजे है, ये हिंदी की क्लास है आपकी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हमारी क्या है, 9 बजे है, ये क्या है, मैथ की क्लास है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है जो आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप क्लासेस अच्छे से ले सकें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। आइए अब यहाँ पर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर की आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ। इसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। मैं आपको अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके मेरी क्लासेस देख सकते हैं। और आज हम आपको सेकेंड यूनिट करा रहे हैं। मैं सेकेंड यूनिट का आपको 5th टॉपिक करा रही हूँ। ठीक है, इस 5th टॉपिक में आज मैं आपको कराऊंगी यशपाल समिति। इस 5th टॉपिक में मैं आज आपको कराऊंगी यशपाल समिति कराऊंगी और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में बताऊंगी। क्या कराऊंगी, मैं आज आपको यशपाल समिति के बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या बताया गया था हमारी शिक्षा को लेकर, और ये समिति कब आई थी और किसके द्वारा लाई गई थी, और इसमें क्या क्या शर्तें और क्या क्या सिफारिशें की गई थी। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। यहाँ पर हम जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक। ये क्वेश्चन आपका लघु में, अति लघु में या वन लाइनिंग में इसकी डेट वगैरह पूछ ली जाती है कि यशपाल समिति के जो हैं इसको लाने वाले कौन थे और इसका मेन उद्देश्य क्या था या शीर्षक क्या था। इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये दोनों ही टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिए। आइए हम यहाँ पर चलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यशपाल समिति 1992 से 93। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, इससे क्वेश्चन बना है शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति की समीक्षा का वर्णन कीजिए। ठीक है, यशपाल समिति की समीक्षा का वर्णन कीजिए। आइए यहाँ पर हम ना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 को स्कूल छात्रों को शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। अब क्यों किया गया था, क्योंकि स्कूल के जो बच्चों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब हम अगला आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, यशपाल थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। और समिति के अध्यक्ष के नाम पर इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति को यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो प्रोफेसर यशपाल थे, इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम रख दिया गया। ठीक है, और 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने कब की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत, 15 जुलाई 1993 को की। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, एजुकेशन विदाउट बर्डन कहा गया था। आइए आगे देखते हैं हमारा क्या है आगे। अब हम क्या देखते हैं आगे, इसकी जो महत्वपूर्ण संस्तुतियां थी उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या थी। इसमें पहली क्या थी, पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए विकेंद्रित होनी चाहिए ताकि इन कार्य में शिक्षकों की सहभागी में वृद्धि हो सके। इसमें यह कहा गया था कि पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि जो शिक्षकों को है एक सहयोग और उनके उसमें वृद्धि हो सके। ठीक है,
आगे हम देखते हैं आगे क्या कहा गया है इसमें। आगे कहा गया है ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा परीक्षण का कार्य कर सकें। ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है कि ग्राम स्तर पर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक कुछ समितियों का गठन करना चाहिए ग्राम और ब्लॉक स्तर पे, जिससे वो हमारे स्कूल के जो क्षेत्र है उसमें व्यवस्था वगैरह देख सके और उसका निरीक्षण अच्छे से कर सके। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, इसमें नेक्स्ट दिया है पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए। पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए। इस प्रकार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन पुस्तकों को खरीदने तथा प्रतिदिन घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि पुस्तकों की पढ़ाई में कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि बच्चों को पुस्तकें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने घर ले जाने की ज़रूरत है, यहाँ पर यह कहा गया है। अगला क्या कहा गया है, गृह कार्य के लिए तथा स्कूल में पाठ्य पुस्तकों का व अभ्यास पुस्तकों के प्रयोग के लिए अलग क्या समय सारणी बनानी चाहिए कि गृह कार्य के लिए और जो क्लास में हम जो पुस्तकालय बनाया गया है उसके लिए हम एक अलग समय बना दें या एक अलग दिन डिसाइड कर दे, रख दे कि उसी दिन आपका पुस्तकालय में आप जा सकते हैं और बुक्स वहाँ से पढ़ सकते हैं। और क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में कोई क्या गृह कार्य नहीं दिया जाए। जो छोटे बच्चे हैं 1 to 5 के लिए क्या है, कोई भी गृह कार्य देना मना है। ठीक है, 1 से 5 के लिए कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। अगला क्या है, बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण। बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, जैसा कि अभी हो रहा है। यहाँ पर ये कहा गया है कि बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण हमें बनाना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी वगैरह है, टेप रिकॉर्डर वगैरह है, इन सब चीज़ों का हमें उपयोग करके इनके माध्यम से बच्चों को इनका प्रयोग अधिक से अधिक करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, आगे दिया है छात्र अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक एक नियमित दूरदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे दूरदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मीना की दुनिया का चलाया जा रहा है और बच्चों से रिलेटेड छोटे छोटे कार्टून्स वगैरह दूरदर्शन प्रोग्राम पर आते हैं, जिसके जरिए बच्चे सीखते हैं और मतलब कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वाले कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए। इसमें सबसे अच्छा प्रोग्राम अभी यही चल रहा है कि मीना की दुनिया। इसमें बच्चे नई नई स्टोरियाँ सीखते हैं और नई नई एक्सपीरियंस लेते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। आगे क्या है, आगे है प्राथमिक कक्षाओं के गणित पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए तथा भाषा की पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय बोलचाल के मुहावरे को उचित स्थान दिया जाए। कहा गया है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें क्या हमारी जो देसी बोलचाल की भाषा है, स्थानीय बोलचाल की भाषा है, उसका वही होनी चाहिए और मुहावरों के द्वारा जो हम कभी कभी बोल देते हैं मुहावरे घर में, उनके द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए और वही चीज़ें हमारी बुक्स में भी होना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा समाज जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए। ये पाठ्य पुस्तकों में क्या जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं वही चीज़ें होनी चाहिए पाठ्य पुस्तकों में, कुछ अलग से नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से उसे समझ पाएँ और अच्छे से उसे सीख पाएँ। इससे कठिन और बोझिल भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ही कठिन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारे बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए हमारी पाठ्य पुस्तकों में। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करने को अधिक स्थान दिया जाए तथा अनावश्यक एवं महत्वहीन सामग्री को हटा दिया जाए। जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें जो बेकार चीज़ें डाल दी जाती हैं उनको हटाने की बात कही गई है यहाँ पर, और विज्ञान से रिलेटिव जो है हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों को ही रखने की बात कही गई है। और यशपाल समिति द्वारा संस्तुतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि समिति ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करके इस दिशा में एक या नई दृष्टि दी है। ठीक है, कि यहाँ पर यशपाल समिति का यही कहना था और इसीलिए लाई गई थी कि शिक्षा व्यवस्था में जो है
कुछ सुधार किए जाएं, कुछ नए नए तरीके लाए जाएं ताकि बच्चों को क्या है, बच्चों को शिक्षा लेने में हतोत्साहित ना हो, वो उसे शिक्षा लेने में प्रोत्साहित हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या नो बुक की और ना तो बुक की बात की गई है, ना ही बुक को घर ले जाने की बात कही गई है। ठीक है, और छोटे क्लास में तो होमवर्क देने की बात कही ही नहीं गई है। बड़ी क्लास में केवल हम क्या कर सकते हैं, इसमें कहा गया है कि बड़ी क्लासेस में हम टेक्स्ट बुक बेस्ड ना होकर केवल HW दे सकते हैं। ठीक है, केवल गृह कार्य दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक से नहीं कि ये इतना इतना उतार लो, इतना इतना कर लो। आइए यहाँ पर आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर दिया है छात्र शिक्षक अनुपात जो दिया है वो क्या दिया है, 1:30 दिया है। मतलब ये आपको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, आप इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि यशपाल समिति में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात था वो क्या था, वो था 1:30 का था। मतलब कि 30 बच्चों पे एक टीचर रखा जाना था। क्या था, 1:30 था। ठीक, ये क्या है, टीचर है, ये क्या है, बच्चे। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक, यहाँ पर ये दिया गया है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कर दीजिए क्लास, ताकि वो भी इस फ्री टारगेट बैच का फ़ायदा उठा सकें और अपने 90% प्लस मार्क्स ला सकें। यहाँ पर चलिए हम अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 हमारा सेकंड क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। लघु में या अति लघु में क्वेश्चन आता जरूर है इन सबसे रिलेटेड, चाहे आपको 1 नंबर में पूछ ले, चाहे 2 नंबर में पूछ ले, या आपको बहुविकल्पी में पूछ ले। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए। यह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। ये जो रूपरेखा आई थी इसमें हर भाषा के लिए एक अलग अलग क्या सुझाव दिए गए थे, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यार्थी शिक्षा का एक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज था। कैसा दस्तावेज था ये, एक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज था। ठीक है, इसे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षावादियों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया था। ठीक है, क्या इसे मिलकर तैयार किया था सभी लोगों ने। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, ये भी कब बनाया गया था, ये भी प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। एक राष्ट्रीय संचालन समिति और इसकी राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस समूहों के माध्यम से देश के हर हिस्से में संगोष्ठियों, विचारों विमर्श तथा बड़ी तादाद में प्रांतीय लोगों के प्रति क्या था, क्रियाओं पर चिंतन करते हुए राष्ट्रीय संचालन समिति ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। अब आगे देखते हैं क्या इसमें 5 अध्याय दिए हैं। कितने अध्याय दिए हैं इसमें, 5 अध्याय दिए हुए हैं। ठीक, और इसे एक क्या कहा जाता है, इसे POA कहा जाता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। इसे POA। ओके, और क्या ये 1955, 1988 और 2000 जो भी NCF आई थी उनका क्या था, एक पुनर्निरीक्षण करता है। ठीक है,
ये इन सभी का पुनर्निरीक्षण करता है। क्या है? राष्ट्रीय पाठाचार की रूपरेखा 2005। ठीक, नीति जो यशपाल जी थे, प्रोफेसर यशपाल से, उन्हीं की अध्यक्षता में बनाया गया था। ठीक, आइए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। और इस दस्तावेज में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, सपनों के भारत को धरातल पर लाने की बात कही गई थी। क्या कही गई थी? सपनों के भारत, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। मैं बोल दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। सपनों के भारत को धरातल पर लाने की इसमें बात कही गई थी। आइए यहाँ पर हम इसके 5 जो अध्याय दिए हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है और उनमें क्या क्या कहा गया है। इसमें पहला अध्याय है, प्रथम अध्याय परिप्रेक्ष्य। क्या कहा गया है? परिप्रेक्ष्य। द्वितीय अध्याय में सीखना और ज्ञान। तृतीय अध्याय में क्या कहा गया है? पाठाचार के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, स्कूल की व्यवस्था और आकलन के बारे में कहा गया है। और चतुर्थ अध्याय, जो चौथा अध्याय है, उसमें क्या कहा गया है? जो चौथा अध्याय है उसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण के बारे में कहा गया है। और पंचम जो अध्याय है, 5वां अध्याय है, उसमें क्या कहा गया है? व्यवस्थागत सुधार के बारे में कहा गया है। आइए अब यहाँ पर हमने 5 जो अध्याय थे अपने इससे रिलेटेड वो पूरे कर लिए। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है 5 जो हैं मार्गदर्शक क्या है? सिद्धांत दिए हुए हैं इसमें, एनसीईआरटी 2005 में दिए गए हैं। ठीक है, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। इसमें पहला क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ना। इसमें ये कहा गया है कि ज्ञान को केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना है। स्कूल के जो बाहर का ज्ञान है उससे जोड़कर हमें बच्चों को रिलेट करके पढ़ाना है। और इसमें सेकंड क्या है? इसमें सेकंड है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है। हमें बच्चे को कुछ एक दे देना है, क्वेश्चन दे देना है कि ये रटने की कला या रटने वाली शिक्षा नहीं सिखानी है। हमें उसे रटन पद्धति से क्या मुक्त कराना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या किया है इसमें? ये मार्गदर्शी सिद्धांत में हमारा तीसरा मार्गदर्शी सिद्धांत है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। क्या है हमारा? पाठाचार जो है वो क्या है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होना चाहिए, कि उसमें केवल पुस्तकों का ज्ञान जो पुस्तकों में दिया है वही नहीं पढ़ाना चाहिए। हमें बच्चों को अलग से ऊपर से भी ज्ञान देना चाहिए और अपने आसपास के जीवन से रिलेट करके ही उन्हें उनके ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? फोर्थ क्या है? नेक्स्ट है कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। हम अपने क्लासरूम में जो बच्चों को सिखा रहे हैं उसे क्या है? एक गतिविधि, एक एक्टिविटी द्वारा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एक एक्टिविटी द्वारा, ताकि बच्चे अच्छे से सीखें, ताकि बच्चा अच्छे से सीखे उस चीज़ को। हमारा 5th देखते हैं। हमारा 5th क्या है? हमारा 5th है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। हमें बच्चे को ऐसा पढ़ाना है कि वो एक अच्छा इंसान बने और एक आस्थावादी बने अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक है, यहाँ पर ये मार्गदर्शी सिद्धांत पूरे हुए हैं। आगे हम चलते हैं। आगे क्या है? आगे हम इसके सुझाव देख लेते हैं प्रमुख जो आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसमें पहला सुझाव दिया है, शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञान से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाए। इसमें यह कहा गया है बच्चे को पहले उसे जो आता है हम उसके बारे में पूछेंगे, फिर उसे हम धीरे धीरे अपने लेवल पे लेके आएंगे। जो उसे नहीं पता है उसके बारे में हम सिखाएंगे, ना कि हम सीधे अपने जो टॉपिक पे जो हमें पढ़ाना है उस टॉपिक पे आ जाएंगे और उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। और हमारा इसमें सेकंड क्या है? सूचना को ज्ञान मानने से बचाया जाए। क्या है? नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है? हमारा थर्ड पॉइंट है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। और हमें जो बच्चों का जो सिलेबस है, जो उसकी बुक्स होंगी, जो किताबें होंगी, वो मोटी मोटी नहीं रखनी है, वो बिल्कुल पतली पतली रखनी है। उसमें बस केवल उनकी रोज़ की जो दैनिक जीवन से रिलेटिव ही चीज़ें रखनी है, ना कि उस एक मोटी किताबें जो होती हैं जिसमें प्राथमिक शिक्षा में वो एक सफलता का प्रतीक मानी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? हमारा फोर्थ पॉइंट है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वरन वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। जैसे अभी हमने आपको बताया कि बच्चों को जो है वातावरण से जोड़ कर ही पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे इससे अच्छे से समझते हैं और अच्छे से इसे
अच्छे से वो पढ़ पाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी और क्रिएटिविटी थिंकिंग वगैरह उनके अंदर डालनी चाहिए हमें। ठीक, आगे हम देखते हैं आगे क्या दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, फिफ्थ दिया है, अच्छे बच्चे की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छे विद्यार्थी वह हैं जो तर्कपूर्ण बहस के दौरान अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, कि यहाँ पर ये कहा गया है कि इस पॉइंट में कि अच्छा बच्चा या अच्छा विद्यार्थी वही है जो क्लासरूम में जो तर्क वितर्क करके क्वेश्चन आंसर पूछे और अपने टीचर से सवाल करता रहे। ऐसा नहीं है कि बस वो मौन बैठा रहे क्लास में और बस जो टीचर ने बताया बस ना कुछ अपनी एक्टिविटी बताई ना उसके बारे में बताया कि समझ में आया नहीं आया और बस हो गया। ऐसा ही एक अच्छा विद्यार्थी नहीं कहा जा सकता। हम अपना 6 पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा 6 पॉइंट क्या है, अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए। यहाँ पे अभिभावकों के लिए भी हेडलाइन दी गई है। उन्हें एक ऑर्डर दिया गया है कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। कि कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हम जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे एकदम से अपनी चीज़ों को थोपने लगते हैं, उनको पढ़ाई में एकदम ऐसे करना चाहते हैं कि जैसे बिल्कुल वो निपुण हो गए हैं। ऐसा नहीं करना है, उनसे कोई आकांक्षा नहीं करनी है, उनसे कोई ऊपर से प्रेशर नहीं डालना है पढ़ाई का। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। 7 पॉइंट, हमारा 7 पॉइंट है, बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। और बच्चों को स्कूल में जो है ऐसा वातावरण प्रदान करना है कि जो बाहर का कोई तनाव वगैरह ना हो, केवल वातावरण उनको स्वच्छ मिले और अच्छा मिले जिससे वो अच्छे से सीख सकें। 8 पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। हमारा 8 पॉइंट है, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है। मतलब कक्षा में कुछ टीचर्स होते हैं जो करते हैं कि बिल्कुल शांत बैठे ना बच्चे, तो इसका मतलब वो टीचर बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी कक्षा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे शोर शराबा होता है, जहाँ पे बच्चे अपना डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, ये उनका क्या है, एक उससे प्रोत्साहन बढ़ता है बच्चों का। ठीक है, तो ऐसा क्लास नहीं होना चाहिए जो केवल शांतिपूर्वक हो। वहाँ पे क्या होना चाहिए, वातावरण को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी आए। ठीक है, सह शैक्षिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें बच्चों के पेरेंट्स को भी जोड़ना चाहिए। अगला क्या है, नेक्स्ट हमारा समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। क्या, मानवीय संसाधन के रूप में जो है उन्हें एक क्या अवसर देना चाहिए। यहाँ पर सह शैक्षिक गतिविधियों का मतलब है जैसे हम बच्चों को स्कूल में क्या करा रहे हैं, दौड़ करा रहे हैं या कुछ प्रोग्राम रखना है तो उनमें उनके अभिभावकों को भी शामिल करना चाहिए ताकि वो भी देख सकेंगे कि बच्चे मतलब एक साथ मिलके कैसे एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं और कैसा उनका बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है या आगे शिक्षित या शिक्षा ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना क्या देखते हैं, इससे क्या होता है, इससे बच्चों का क्या है, प्रोत्साहन बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया अभी, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने के अवसर देना। ठीक है, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए क्या है, रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय ना दें। ठीक है, हम जब खेल बच्चों को कराते हैं, खेल आनंद कराते हैं या मतलब कुछ स्कूल में एक्टिविटी करा रहे हैं सामूहिक जिसमें सारे बच्चे ऐड हैं और सभी ने भाग लिया है, तो उसमें हमें कुछ बच्चों को ये नहीं रखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड रखना है। ऐसा रखने से ये बच्चे के अंदर एक हीन भावना आती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा 12 नंबर है, बच्चों को अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि बच्चे में जो स्कूल में हम क्या करें, मातृभाषा का अधिक से अधिक उपयोग करें या उसका यूज करें बच्चे के लिए। इससे क्या होता है, अधिगम परिस्थितियों में जो अधिगम बच्चे सीखते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें उसे आसानी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। जब बच्चे पुस्तकालय में जाएं तो वो अपने मनपसंद पुस्तक उठाकर पढ़ सकें, ऐसा हमें क्या उन्हें अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आगे क्या है, नेक्स्ट हमारा है, पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं तो अंतःक्रिया का मौका देती हैं। जो क्या करती हैं, पाठ्य पुस्तकें जो हैं, ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन क्या है, उन्हें कुछ टाइम के लिए या थोड़े टाइम के लिए ही उनका यूज कराना चाहिए और उन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्या है, हमारा 15 नंबर है
कल्पना व मौखिक लेखन के अधिक अवसर देने चाहिए। बच्चों को कल्पना कराना चाहिए कि ऐसा होता तो कैसा होता, कि अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो कैसा क्या करते क्या नहीं करते। ये काफ़ी जो कल्पनाएं हैं हम उन्हें कराना चाहिए, और मौखिक लेखन कराना चाहिए, उनसे डिबेट वगैरह बुलवाना चाहिए। इसके अधिक से अधिक बच्चों को हमें क्या अवसर देने चाहिए। इससे बच्चों की क्या है, तर्क शक्ति बढ़ती है और सोचने समझने की शक्ति में जो है चेंजेस आता है। अगला नेक्स्ट हमारा क्या है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। मतलब हम बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए, दंड। और ज़्यादा पुरस्कृत भी नहीं करना चाहिए। जिससे अगर आप एक बच्चे को पुरस्कृत कर रहे हो या उसे पुरस्कार दे रहे हो तो दूसरे के मन में हीन भावना आ जाएगी कि वह उससे कम है। तो यहाँ पर सजा और पुरस्कार का जो है बात नहीं कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा है बच्चों के अनुभव और स्वयं को प्रोत्साहितता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चों को मतलब कि प्राथमिक शिक्षा है जो वो बाल केंद्रित ही होनी चाहिए, ना कि टीचर अपनी मनमानी चला रहा है, अपने हिसाब से पढ़ा रहा है। बच्चा कुछ कह रहा है और टीचर कुछ कह रहा है, बच्चा कुछ पढ़ना चाह रहा है और टीचर कुछ पढ़ाना चाह रहा है। जो बच्चे, सबसे पहली प्राथमिकता हमें अपने बच्चे को देनी है कि हमारा क्लास में बच्चे क्या पढ़ना चाह रहे हैं और कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। अब हम 18 नंबर देखते हैं। हमारा 18 नंबर क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रेरणा देना, ठीक है। अगला क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थियों के मूल्यांकन की सक्रिय रूप में हो। जो मूल्यांकन बच्चों का होता है वो क्या सक्रिय रूप में होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचारों आदि समय पर पहुंचाए जाने चाहिए। जो नए नए जो साधन है नवाचार के शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, ये चीज़ें क्या है जो शिक्षकों को टाइम पर मिलेंगी तभी वो अच्छे से बच्चों तक पहुंचा पाएंगे और उन्हें पढ़ा पाएंगे अच्छे से। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अध्याय में स्कूली पाठ्यक्रम के बारे में सुपरिमित भाषा, गणित, विज्ञान और महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाव दिए गए हैं, ठीक है। इससे जो सब्जेक्ट से रिलेटिव जो सुझाव दिए गए हैं यहाँ पर हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने इसकी कुछ जो मुख्य बातें थी उनके बारे में पढ़ा है कि क्या क्या रखा गया है इस 2005 की रूपरेखा में। आइए हम इससे भाषा से रिलेटिव इसकी चीज़ें देखते हैं। इसमें पहला दिया है हिंदी भाषा के बारे में, ठीक है। और इसमें क्या, इसमें यही कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र का जो है लागू करने की बात की गई है और अंग्रेजी भाषा को भी आगे बढ़ाने का कहा गया है और बहुउद्देशीय प्रवृत्ति के स्कूली जीवन में वृद्धि करने की बात कही गई है। और क्या, प्राथमिक और उच्च स्तर पर सब बुनियादी महत्व, मतलब कि भाषा को हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने की बात कही गई है इसमें, और त्रिभाषा सूत्र का लागू करने की कही गई है और अंग्रेजी को बढ़ावा भी देने की बात कही गई है। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी गणित। गणित में क्या कहा गया है, गणित में यही कहा गया कि तार्किक ढंग से सोचने और अमूर्तों का निर्माण करने का, संचालित करने की योग्यता का विकास होना चाहिए, ठीक है। कि बच्चे को ऐसे गणित शिक्षा देनी चाहिए इस विषय के से कि उसके तार्किक जो सोचने समझने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो और वो गणित में डरे नहीं, अच्छे से सोच के और इस सब्जेक्ट में भी अच्छा हो। नेक्स्ट क्या है, इसमें पढ़ते हैं कि गणित की शिक्षा से बच्चों की तर्क शक्ति जो है वो बढ़े और क्या हो, और दृष्टिकोण की क्षमता एवं छात्रों के समस्या सुलझाने की क्षमता का भी विकास हो, ठीक है। सार्थक समस्या को उठाएं उनकी, ठीक है। अर्थपूर्ण प्रासंगिक गणित होनी चाहिए, समस्या समाधान को सीखे और उसके दैनिक जीवन से रिलेट करके हम गणित को उसे सिखाना चाहिए, ठीक। इससे बच्चा का क्या होगा, गणित का जो उसके अंदर डर होता है वो निकल जाएगा, वो अच्छे से गणित भी सीख सकेगा। और क्या कहा गया है कि गणित जो बच्चे को हो, कि गणित सभी बच्चे सीखें, ऐसा नहीं हो कि उसमें कि लड़कियों को नहीं है लड़कों को है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे विज्ञान की, साइंस की बात क्या कही गई है कि बच्चों को क्या है, एक खोजी बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, एक खोजी बनाना चाहिए, उसके ज्ञान में की सीमा के अनुसार ही होना चाहिए। और जो विज्ञान का ज्ञान है जैसा उसकी सीमा है उसके अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि हम कि रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों को बताने लगें, तो बच्चे ऐसे नहीं कर सकते हैं। और उनके क्या पर्यावरण की चिंताओं से प्रति जागरूक
जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यक्रम में होना चाहिए। ठीक, इसमें यही कहा गया है। और क्या, और हम साइंस में क्या कर सकते हैं, उसके करके सीखने पर प्रयोगात्मक अध्ययन कराना चाहिए, उसे एक्टिविटी करा के हमें क्या साइंस सिखाना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा एसएसटी या सामाजिक विज्ञान है। इसके बारे में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु की अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके वजह कि बच्चों के सामने परीक्षा के लिए रटन वाली सामग्री को, इसमें यही कहा गया है कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में क्या है, रटन प्रणाली को नहीं इस्तेमाल करना है उसे पढ़ाने के लिए। क्या सामाजिक मुद्दों में स्वतंत्रता, आलोचनात्मक रूप से सोचने का अवसर मिलेगा। इससे क्या होगा, आलोचनात्मक रूप से सोचने का एक अवसर मिलेगा। ठीक, इससे क्या होगा, हमें बच्चों को ज़्यादातर संविधान के बारे में बताना चाहिए, स्वतंत्र आंदोलन के बना सामाजिक में हम, या उसके जो आदर्श हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में हमें बताना चाहिए। इससे बच्चे में क्या है, सामाजिक जो विज्ञान है उससे उसके सामाजिक ज्ञान में जो क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, और क्या होगा, दृष्टिकोण से अपनाया जाना जरूरी है। ठीक, और क्या कर सकते हैं हम, नागरिक शास्त्रों को राजनीतिक शास्त्र में तब्दील कर दिया जाए। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो नागरिक शास्त्र जो हमारा एक सब्जेक्ट है उसे राजनीतिक शास्त्र में ही बदल दिया गया। इससे क्या, तथा बच्चों को इतिहास के अतीत और नागरिकता की पहचान की अवधारणा का प्रभाव डालने वाले विषय के रूप में पहचाना जाए। ठीक, यहाँ पर ये एसएसटी की या सामाजिक विज्ञान की हम कहें, यही कहा गया है कि बच्चे के अंदर हमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना है। ठीक, उसको क्या है, अपने जो संविधान है, जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनके बारे में बताना है, जिससे बच्चों को हमारे सामान्य ज्ञान का, जो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो हमारे आदर्श महापुरुष हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी हो सके। ठीक है, और एससी एसटी के प्रति क्या है, संवेदनशील भी बने बच्चे में अंदर के, उनके अंदर दोष भावना या हीन भावना ना आए। इसके लिए हमें क्या, वाद विवाद प्रतियोगिता चलानी चाहिए। क्या चलानी चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिता चलानी चाहिए, उन्हें एक्टिविटी करानी चाहिए इससे रिलेटिव। हमें नाटक करानी चाहिए, किसी को गांधी जी बना देना चाहिए, किसी को लाल नेहरू बना देना चाहिए, या किसी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाना चाहिए। इससे क्या है, हमारे बच्चे जो हैं नाटक के द्वारा सीखेंगे कि क्या क्या हमारे महापुरुष थे और कैसे उन्होंने हमारी स्वतंत्रता में और आंदोलन में भाग लिया है। ठीक है, इससे बच्चे के अंदर सामाजिक विज्ञान की जो विषय की जो बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उनके अंदर स्वयं ही आ जाएंगी। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 स्कूली व्यवस्था और दूसरी नागरिक समूहों के बीच सहभागिता की सिफारिश करता है। ठीक है, इसमें गैर सरकारी संगठन और शिक्षित संगठन शामिल हैं। पहले से ही मौजूद नवाचारों के अनुभवों को मुख्य धार का स्वरूप देने की जरूरत है। आज क्या है, आज जरूरत इस बात की है कि आरंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के निहित चुनौतियों के प्रति जागृत हो और राज्य और बच्चों को लेकर काम कर रही सारी जो एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियों के बीच जो है एक क्या हो, व्यापक सहभागिता हो। ठीक, विषय बन जाए। पहले से मौजूद जो नवाचार के अनुभव के मुख्य धार हैं उनमें लाए जाएं। सही, यहाँ पर ये हमारा जो भी सब्जेक्ट था इससे रिलेटिव जो 2005 में रूपरेखा में आए थे, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन ये हमारा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी 2009 के बारे में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी 2009 के बारे में। और आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, धन्यवाद।